हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसका आज खास लेक्चर है ना। खास इसलिए है क्योंकि एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, और ऐसा चैप्टर ना जो बहुत बेहतरीन टॉपिकों में से एक है। कौन सा चैप्टर, ध्यान दीजिए। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ टॉपिक्स पे आज चर्चा होगी इस क्लास में। और ये 12वां चैप्टर है, और इसका पहला लेक्चर है ना। पहला लेक्चर है। क्या क्या पढ़ेंगे? आवेश पढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या होता है ये पढ़ेंगे, विभव क्या होता है ये देखेंगे, इसको मापने वाले यंत्र को भी देखेंगे, विभवांतर भी देख लेंगे, चालक क्या होता है, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं, इस पे चर्चा होगी। और लास्ट में क्या करेंगे? प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला चीज क्या देखेंगे हम लोग? आवेश ना, यानी कि क्या? चार्ज। समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं आवेश की। अच्छा, विद्युत की बात होगी भी जस्ट इसके जस्ट बाद से, ठीक है। तो आवेश क्या होता है समझिएगा। फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे ना, तो आवेश इक्वल टू होता है विद्युत धारा गुणते समय। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा गुणते समय। अच्छा, आवेश को हम लोग हमेशा Q से इंडिकेट करते हैं। किससे? Q से। और विद्युत धारा को हमेशा I से इंडिकेट करेंगे, और समय को T से इंडिकेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? Q बराबर IT। अगर हम कहें T को कितना कर दीजिए? 1 सेकेंड। कितना कर दीजिए? 1 सेकेंड। तो Q इक्वल टू बताइए, I की जगह I ही रहने दीजिए। T की जगह जब 1 रखिएगा तो 1 का गुणा I में करेंगे तो केवल क्या आएगा? I। यानी Q किसके बराबर आया? I के। लेकिन कब? जब समय 1 सेकेंड हो गया तब। तो यहां से परिभाषा हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि एकांक समय में, समय कितना किए? 1 सेकेंड। तो एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाएगी? विद्युत आवेश कहलाएगी। एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश बराबर सूत्र होता है विद्युत धारा गुणते समय, या Q बराबर IT। एक फॉर्मूला और होता है, Q बराबर N इंटू ई। N इंटू ई। अब Q तो आवेश ही है, N क्या है? N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो होता कितना है? ध्यान दीजिएगा, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये भी याद रखिएगा फॉर्मूला। और ये भी अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। किसकी? मात्रक की। मात्रक यानी यूनिट। इसको किस में मापते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आवेश को मापते किस में? कूलाम में। किस में मापते हैं? कूलाम में। या फिर एम्पियर सेकेंड, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं आप? एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। किसको मापने की यूनिट है? आवेश को। अब कुछ खास बात समझते हैं आवेश से। ये उत्पन्न कैसे होता है? आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। किसके? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। ठीक, किसी एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे चला जाएगा तो वो क्या होंगे? आवेशित हो जाएंगे। या दूसरे का किसी पहले पे आ जाए तो दोनों आवेशित होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक होगा, दोनों आवेशित होंगे। एक पॉजिटिव बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है? नेगेटिव। अब समझिएगा, यानी आवेश कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा क्या होंगे? ऋणात्मक आवेश। अब पॉइंट समझने वाली बात कि अगर 2 धनात्मक धनात्मक पास आएंगे, यानी 2 धन आवेश पास आएंगे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस आएंगे पास में, तब भी इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर प्लस माइनस आएंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी जब प्लस माइनस आवेश आपस में आएंगे तो पास में आएंगे तो चिपक जाएंगे, जबकि प्लस प्लस होंगे तो दूर भागेंगे, माइनस माइनस होंगे तो भी दूर भागेंगे। ठीक, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, देखिए समान प्रकृति है, प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण बल, माइनस माइनस रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल। बट विपरीत प्रकृति, प्लस माइनस रहेंगे तो इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो ये आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या बताएं आवेश के बारे में? आवेश कहते किसे हैं? किसके कारण उत्पन्न होता है?
फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q बराबर आई टी और Q बराबर एन आई, इसमें चीजों को बताए। मात्रक क्या होता है ये हम बताएं। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। कब प्रतिकर्षण बल इनके बीच काम करेगा, कब आकर्षण बल, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब क्या देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा को देखेंगे ना। अब समझने की कोशिश करिएगा, मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, आवेश भी मेन ही था, विद्युत धारा की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट। समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे हम फार्मूला क्या लिखे थे, आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी, बोलिए लिखे थे, आवेश बराबर विद्युत धारा उड़ते समय लिखे थे ना, यही तो विद्युत धारा है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो Q I से भाग दे दीजिए, तो Q बाई टी। अब यहाँ सेम प्रोसेस, T बराबर कितना करिए 1 सेकेंड, T बराबर कितना करिए 1 सेकेंड, तो I किसके बराबर आ जाएगा, Q के। याद करिए, वहां Q I के बराबर और यहाँ I Q के बराबर। परिभाषित करिएगा तो कैसे करिएगा कि आवेश प्रवाह की समय दर को, बटा में आ गया ना समय दर, आवेश प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते। या फिर क्या लिख सकते हैं कि एकांत समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। एकांत समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहेंगे, या फिर आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहेंगे। किसमें मापते हैं इसको, किसमें मापते हैं, एम्पियर में। किसमें मापते हैं इसको, एम्पियर में। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक, अब अगर बात कर ले कि ये परिपथ में बहता कैसे कैसे, इसकी दिशा कैसे पता करते हैं, तो याद रखिएगा, अगर कोई प्लस आवेश मान लीजिए इधर की तरफ बह रहा है, तो विद्युत धारा की भी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ। यानी प्लस आवेश के दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है। बट अगर कोई माइनस वाला आवेश इधर से इधर बह रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा इधर हो जाएगी। तो ऋणात्मक आवेश के ठीक विपरीत दिशा में और धनात्मक आवेश के ही दिशा में विद्युत धारा की क्या होती है, दिशा होती है। ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा को मापते किस यंत्र से, तो किससे नापते हैं, ए मीटर लिखा होगा या फिर मीटर लिखा होगा, बात एक ही है। ठीक है, इसी यंत्र से विद्युत धारा को मापते हैं। कैसा होता है ये सिंबल में, ऐसे बना के गोला में ए लिखा होगा और दोनों साइड टर्मिनल लगे होंगे जोड़ने के लिए, तो ये फॉर अमीटर। परिपथ में कैसे जोड़ते इसको, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते, श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम कौन सी बला है, तो ये भी आगे आएगा, परेशान न रहिए। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, ऐसे करके जुड़े जाते हैं, तो ये श्रेणी क्रम। तो विद्युत धारा सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर Q बाई टी। अच्छा, अभी ओम का नियम पढ़ेंगे तो आर के फॉर्म में भी आएगा, अभी परेशान न रहिए, प्रतिरोध के रूप में, अभी ओम के नियम पहले यहाँ ध्यान दीजिए। किस चीज से मापते हैं, अमीटर से। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो इतना चीज हो गया किसी संबंधित विद्युत धारा से। और दिशा क्या होती है, प्लस वाले की दिशा में ही विद्युत धारा बहता है, माइनस वाले की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, विभव को। अब विभव को ध्यान देते हैं ना, विभव क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई आवेश है जो बहुत दूर है ना, क्यू कूलाम का आवेश है, वो कहां पे, इनफाइनाइट, बहुत दूर है। ठीक है, इसको किसी यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मतलब कोई आवेश यहाँ पे पहले से पड़ा है, उसका कुछ ना कुछ रेंज है, एरिया है ना। इसी को यहाँ से खींच के यहाँ तक लाना है। किसको, इस आवेश को खींच के यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो बताइए, इसे जब खींच के हम यहाँ लाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे आप। तो वही जितना आप काम करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। यानी कि सूत्र ये होता है, विभव को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, और V बराबर होता है कार्य बटे के आवेश। कार्य बटे के आवेश यानी V बराबर W बटे के Q। Q क्या है, आवेश है, W क्या है, कार्य है। तो क्या कहेंगे कि अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक कूलाम के आवेश को या एकांक आवेश को, Q की वैल्यू कितना कर दीजिएगा, 1 कर दीजिए। तो बताइए V बराबर किसके फॉर्मूला आ जाएगा, W के। Q 1 हो गया है, तो V W के बराबर कब हुआ, जब Q की वैल्यू कितना किया गया, 1।
तो एकांक आवेश को कहां से, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना हम काम करेंगे वही काम क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर W/Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। सूत्र क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। मात्रक क्या लिखेंगे समझने की कोशिश करिएगा। अगर मात्रक की बात करें, ऊपर कार्य है नीचे आवेश। कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, जूल। आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं, कूलाम। जूल प्रति कूलाम हो गया मात्रक। या फिर इसी को क्या लिखते हैं, इसी जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट। हुसैन बोल्ट वाला नहीं, केवल वोल्ट वाला, वोल्ट लिखते हैं। यानी विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। समझ गए चीजों को। तो विभव को हम मापते किससे, विभव मापी से। विभव मापी, इसी को बोलते वोल्ट मीटर। क्या बोलते, इसी को वोल्ट मीटर बोलते। कैसे लगाते परिपथ में इसको, समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़े थे और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। ठीक। विभव किसे कहेंगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। सूत्र क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। मात्रक क्या लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसी को वोल्ट पढ़ते हैं। मापते किस चीज से, विभव मापी से। कैसे जोड़ते हैं इसको परिपथ में, समांतर क्रम। तो ये रहा विभव की जन्म कुंडली। अब देखते हैं विभवांतर। अच्छा, विभवांतर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है। आप अच्छा जनरली देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के करीब आपका घर है तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा, और जिनका घर दूर होगा वहां पे वोल्टेज कम जाता है। वोल्टेज यानी विभव, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्यों कम हो रहा है, कभी सोचे आप लोग क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होता है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है, घटता रहता है। जितना लंबाई बढ़ाएंगे वोल्टेज उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर के पास 420 वोल्ट था और घर पे आके 220 वोल्ट बच रहा है। तो बताइए विभव में कितना का अंतर हो गया, 200 वोल्ट का। कुछ सोच रहा ही नहीं है, 200 वोल्ट का अंतर हो गया। मतलब 200 वोल्ट गया कहां, इसी तार में तो कहीं खत्म हो गया। 200 वोल्ट विभव में अंतर हो गया, यानी विभवांतर कितना हो गया, 200 वोल्ट। तो चालक तार में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के, देखिए ये विभव, ये भी विभव, दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ का विभव क्या मान ले रहा है, भी, और सफिक्स में लिख दे रहे हैं ए, और इस जगह का विभव मान ले रहा है भी बी। तो अगर हम विभव के अंतर की बात करें तो भी ए माइनस क्या लिखेंगे, भी बी, और बराबर क्या लिख देंगे, फॉर्मूला यही होगा, W/Q। तो विभवांतर, ये विभवांतर है, भी ए माइनस भी बी बराबर W/Q। सूत्र वही रहना, मात्रक भी वही रहना, सब कुछ वही रहना। मापेंगे किससे, उसी चीज से, वोल्ट मीटर से। तो विभव विभवांतर आप लोग दोनों इसी में समझ गए होंगे। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, फार्मूला से। अब देखेंगे हम लोग चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। चालक किसे कहते हैं, चालक समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। चालक यानी कंडक्टर। अच्छा, इसी को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या, सुचालक। सुचालक, ठीक है, चालक या फिर सुचालक। जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करवा सकते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अच्छा, पदार्थी होंगे ये सब। अगर हम चालक बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा चीज आना चाहिए कि हम तार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तार की, और ऐसे तार की जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या हो, प्रवाहित हो सके। तो चालक ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो सकेगा, यानी आसानी से होता है। क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। या दूसरी भाषा में बोले तो चालक ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या होंगे, चालक होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते, धातुओं में पाए जाते। किसमें पाए जाते, धातुओं में। अर्थात सभी धातुएं क्या है, चालक है। सभी धातुएं क्या है, चालक है। ध्यान दीजिएगा, सभी धातुएं चालक होती हैं।
ठीक है, सभी धातुएं चालक हैं। ठीक, अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा। चलिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो वो क्या कहलाएंगे, चालक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित होता है, धातुओं में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन चालक किसे माना गया, सिल्वर यानी चांदी को। फिर इसके बाद अगर बात करें तो कॉपर, इसके बाद अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, जो हम लोग यूज करते हैं बस हम उसी का नाम लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम। इसके बाद अगर बात करें तो लोहा, ठीक है, लोहा यानी आयरन। तो सबसे बढ़िया चालक कौन है, चांदी है। अब फिर अगर चांदी तो चूंकि महंगा पड़ता है, चूंकि चांदी क्या है, महंगा है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉपर भी एक बेहतरीन चालक में से क्या है, एक है। तो चालक क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे चालक कहलाएंगे, या फिर ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगा चालक कहलाएंगे। खास बात क्या होती है चालक की, जो बेहतरीन चालक होंगे, ध्यान दीजिए, जो बेहतरीन चालक होंगे इनका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कौन सी बला है, बस समझ लीजिए थोड़ा सा, जो विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। अच्छा, पूरी तरीके से नहीं रोक पाएगा, कम कर देता है। हम जैसे कह रहे हैं कि रोड पे ब्रेकर देखे होंगे बना होगा, तो बाइक की स्पीड या कार की स्पीड वहां क्या होती है, घट जाती है। सेम काम करता है प्रतिरोध, विद्युत धारा की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं रोक पाता। ठीक, तो प्रतिरोध क्या है, ये चालक तार का गुण ही है। प्रतिरोध चालक तार का गुण ही होता है, जो विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। ठीक, तो जो बेहतरीन चालक होंगे उसका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि अच्छे चालक, यानी जो अच्छे चालक होंगे उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और जो खराब चालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, ये चीज ज्यादा होता है, इसी कारण वो खराब है। ठीक, तो धातुएं उस विद्युत धारा की चालक यानी सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कौन है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आसानी से वो गति करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया किसकी कहानी, चालक की यानी सुचालक की कहानी। अब देखते हैं किसकी कहानी, कुचालक की कहानी। कुचालक यानी अचालक, कुचालक या फिर इसी का नाम क्या है, अचालक। तो कुचालक की बात कर ले, कुचालक या फिर इसी को क्या कहेंगे, अचालक। नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर, अब नाम से क्लियर हो रहा, अचालक यानी जिसमें चालक का बिल्कुल भी गुण ना हो, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित होगी ही नहीं, क्या कहलाएंगे, कुचालक या फिर अचालक कहलाएंगे। या फिर दूसरे भाषा में बोलेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी, क्या कहलाएंगे, कुचालक पदार्थ। एग्जाम्पल की अगर बात करें, किसकी बात कर ले, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात कर ले तो प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, एक बेहतरीन कुचालक में से एक है। रबर क्या है, एक बेहतरीन कुचालक में से एक है। कांच क्या है, एक बेहतरीन कुचालक है। ठीक, तो प्लास्टिक, रबर, कांच, ये सब क्या है, एक कुचालक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। यही रीजन है कि प्लास्टिक और रबर का उपयोग हम लोग तार के ऊपर कवर के रूप में करते हैं। ऐसे तार के ऊपर देखिए, तार अंदर ये रहेगा और ऊपर से कवर लगा देते हैं, लाल पीला हरा देखते होंगे तार के ऊपर कवर लगा होता है प्लास्टिक का, ठीक है, रबर का, ताकि इसके अगर आप इसे छू भी ले तो करंट न मारे। क्यों, क्योंकि विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो कुचालक पदार्थ आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पड़े हैं। अब आखिरी बात कर लेते हैं किसकी, अर्धचालक की। अर्धचालक देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, अर्धचालक है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा बट कुछ रेयर केस में, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा लेकिन रेयर केस में, है ना। ठीक, या फिर ऐसे बोल सकते दूसरे केस में कि ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच वाले होते हैं, जिनमें चालक का भी गुण होगा और अचालक का भी, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच के पदार्थ होंगे क्या कहलाएंगे, अर्धचालक पदार्थ कहलाएंगे। एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो इंपॉर्टेंट छाप लीजिएगा इसको,
जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, विस्मत हो गया, ये सब क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन भी लिख लीजिए। सिलिकॉन भी क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, अर्धचालक पदार्थों के नाम लिख लीजिएगा। तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देख लिए? आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, चालक, अचालक, अर्धचालक देख लिए। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, अगले लेक्चर में शुरू होगा ओम का नियम। क्या चीज? ओम का नियम, एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होते हैं, इनको कैसे कैसे जोड़ते परिपथ में, तो एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो आखिर ऐसा करते ही क्यों है, वो आप कल वाले क्लास में हम लोग देखेंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो अब लास्ट अपना देख लेते हैं क्या चीज की प्रश्न, और पिछले प्रश्न का क्या आंसर था। तो क्वेश्चन आपसे अब कल ये किया गया था कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ना, प्लाज्मा का प्रतिशत मात्रा। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? लगभग 55 से 60%। और कार्पल्स, यानी देखिए ब्लड में दो पोर्शन होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु, है ना। दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। और ये कितने परसेंट होते हैं? ये लगभग 45 से 40%। तो हो गया कितना? 40% लगभग रुधिराणु होंगे। और इसी में क्या होते हैं? आरबीसी, इसी में होता है डब्ल्यूबीसी, इसी में होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 60%। ठीक, और ब्लड, और एक क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन होते हैं ना। तो याद रखिएगा, दो प्रोटीन जो मेन है, फाइब्रेनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो प्लाज्मा में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन का आंसर एक बेहतरीन छापेंगे कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है ना, प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किस पदार्थ में मिलता है जो हम लोग यूज करते खाने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।